नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में, जहां पे हम दिन प्रतिदिन चर्चा करते हैं एक नई भौतिक घटना की जो हमारे आसपास होती है। लेकिन हम बात करते हैं कि वो घटना हमारे आसपास क्यों होती है, वो घटना कैसे होती है। तो आज हम विज्ञान के पागलपंथी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और मजेदार घटना आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज समझेंगे कि भूकंप या सुनामी कैसे आती है। भूकंप या सुनामी के पूरे कॉन्सेप्ट को, उसकी पूरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके एंडिंग पॉइंट तक पूरी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। समझने के लिए, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने पृथ्वी को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आप फिगर में देख सकते हैं। पृथ्वी के सेंटर से आप ऊपर आइए तो जो पहला रेंज मिलता है उस रेंज को हम बोलते हैं कोर। यहां पे लावा भरा होता है। जो कोर है उससे भी ऊपर आइए, जो सेकंड लेयर आपको दिखाई दे रही होगी ग्राफ में, उसे हम बोलते हैं आउटर कोर। ठीक उसके ऊपर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर लेयर को क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद आउटर कोर और उसके बाद मेन कोर होता है। इसमें से मेन कोर और आउटर कोर ये पूरे तरीके से लिक्विफाई होते हैं, इसमें पूरा लावा भरा होता है। और आउटर कोर से ऊपर जो मेंटल लेयर है, ये मेंटल लेयर आउटर कोर में जो पूरा लावा भरा है उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है। बेसिकली ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पृथ्वी में ऐसी 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। सारे देश किसी न किसी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ही स्थित हैं। समुद्र का जल भी किसी न किसी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ही स्थित है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लावा के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। फ्लोट करते समय एक्चुअली इनकी स्पीड बहुत कम है, इतनी कि आप ऐसा मानिए कि लगभग 1 साल में ये 4 से 5 मिलीमीटर शिफ्ट होती हैं। इनके मूवमेंट में जितनी भी प्लेटें हैं, अगर सभी शिफ्ट हो रही हैं तो कभी ना कभी एक प्लेट शिफ्ट होते हुए दूसरे प्लेट से टकरा जाती है। जिस पॉइंट पे इनका कोलिजन होता है उस पॉइंट पे जो भूगर्भ ऊर्जा है, क्योंकि इस प्लेट के नीचे पूरा लावा भरा पड़ा था जिसके पास बहुत सारी एनर्जी है, तो जब ये टकराती हैं तो जो प्लेट्स हैं वो टूट जाती हैं। जब ये टूट जाती हैं तो यहां से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होकर बाहर निकलती है। आप नॉर्मली इसे लावा का फूटना कहते हैं। जब जो प्लेटें टकराई हैं, इनके टकराने के बाद इन प्लेटों में हलचल होने लगती है, एक वाइब्रेशन होने लगता है, और इसी वाइब्रेशन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप तब बोलते हैं जब यह सामान्य सतह के नीचे की घटना होती है। जैसे कि अभी मैं जहां खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूं और जहां आप बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, यहां ऐसी सतह को हम सामान्य सतह बोल रहे हैं जिसके ऊपर पानी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है। तो इस पृथ्वी के नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट है, जब वो आपस में टकराती है तो टकराने की वजह से जो प्लेटों में हलचल होती है, इसी हलचल को नाम दिया जाता है भूकंप का। लेकिन अगर ये प्लेटें समुद्र के नीचे हों और यहां टकरा जाएं, तो टकराने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो पानी उसको फेस करेगा। ऊपर पानी होगा तो पानी के अंदर वो एनर्जी बहुत सारी रिलीज होगी। जब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी तो इसी चीज को सुनामी कहा जाता है। अब जिस पॉइंट पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, उस टकराने के पॉइंट पे ही हम बोलते हैं भूकंप का सेंटर है, उसे हम एपी सेंटर बोलते हैं। उसी पॉइंट पे जहां पे दोनों ये टकराई होती हैं,
और वहीं से जो एनर्जी है या जो वाइब्रेशन है वो एक्सपैंड होने लगता है, उस पॉइंट से ही वो एक्सपैंड होने लगता है। अब इस बात का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो वर्टिकली अपवर्ड ज्यादा है या फिर हॉरिजॉन्टली ज्यादा है। अगर वर्टिकली अपवर्ड ज्यादा है तो ज्यादा एरिया को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा एरिया को प्रभावित करेगा, वो भूकंप जो होगा वो ज्यादा एरिया को प्रभावित करेगा। अच्छा, साथ में इस बात से भी फर्क पड़ता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई हैं वो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है क्रस्ट, उससे कितने नीचे हैं। ज्यादा नीचे होंगी तो जो इफेक्ट है ऊपरी सतह पे आपको वो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हुआ, यानी कि जो क्रस्ट है उससे ज्यादा दूरी नहीं बची, तो फिर आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। जो पृथ्वी है उसके अलग अलग हिस्से में जो इसका प्रभाव है वो अलग अलग देखा जाता है। हालांकि भूकंप या सुनामी आने का ये कोई एक रीजन नहीं है, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि जितने भी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, एक ये रीजन हो सकता है। जब कभी भी लावा फूटता है, ये रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम उस नेचुरल फैक्टर की बात कर रहे हैं जो मैन मेड नहीं है, नेचुरल तरीके से जो हो रहा है। तो नेचुरल तरीके से भूकंप या सुनामी आने का ये रीजन है। भूकंप या सुनामी कितना आया है, इस चीज का मापन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अनुमान लगा सकें कि जो क्षति होती है वो क्षति लगभग कितनी हो जाती है। तो भूकंप को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उसे सिस्मोग्राफ बोलते हैं। नाम से क्लियर है, ग्राफ है ये। तो ग्राफ यानी कि लाइंस बनती हैं। सिस्मोग्राफ में एक पेपर पे जो है वो लाइंस बनती हैं, और उन लाइंस से हम अनुमान लगाते हैं कि जो भूकंप आया था उस भूकंप की तीव्रता कितनी थी। और इसकी तीव्रता को रेटिंग करने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल नॉर्मली जैसे कि हम लोग पढ़ाई में वो स्केल यूज करते हैं ना, ऐसे ही होती है, मतलब वही नहीं होती, ऐसे ही होती है, लेकिन जिस पे रेटिंग 1 to 9 की गई होती है। अगर 1 रेटिंग का अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, तो ऐसा मानते हैं कि बहुत हल्का फुल्का भूकंप है, आपको पता भी नहीं चलता। और अक्सर भूकंप आ रहे होते हैं, शायद अभी भी आपके नीचे आ रहा हो, आपको पता ना हो। लेकिन जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जाती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वैसे वैसे जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है वो बहुत डेंजर होता जाता है। ऐसा समझिए कि अगर 9 रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आए और आप किसी ग्राउंड में खड़े हो तो आपको अर्थ लहराते हुए दिखाई देगी। जो अर्थ है वो लहरा रही होगी। इतनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है और इससे नुकसान, तबाही बहुत बड़े पैमाने पे होती है। उम्मीद करता हूं कि भूकंप के जनरेशन से लेके भूकंप के मापने की विधि और सब कुछ आपको पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर भी चीजों को लॉजिकल वे से समझने की जो एक इंटरेस्ट है वो जनरेट हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मजे करिए।